भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि है जो पिछले 60 सालों से दोनों देशों को युद्ध से रोक कर रखे हुए है। एक संधि जो शायद सबसे कम जानी जाती है पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। इसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल संधि। आज हम जानेंगे इस संधि का इतिहास, इसके पीछे की राजनीति, विवाद और वो खतरे जो भविष्य में इसका चेहरा बदल सकते हैं। ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, ये रणनीति की, भू राजनीति की और भरोसे की परीक्षा है। 1947 में भारत का बंटवारा हुआ। देश दो टुकड़ों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। लेकिन नदियां तो बंटी नहीं थीं। सिंधु नदी प्रणाली, जो उस समय पंजाब प्रांत की जीवन रेखा थी, उसका स्रोत भारत में था और बहाव पाकिस्तान की ओर। भारत के हिस्से आया नदी का ऊपरी भाग। भारत और पाकिस्तान, दो देश, दो विचारधाराएं, दो दुश्मन, लेकिन एक साझा नदी प्रणाली। 1948 की जलजंग के बाद ये साफ हो गया था, बिना किसी स्थायी समझौते के दोनों देश किसी दिन एक और युद्ध की ओर बढ़ सकते हैं। तभी सामने आया एक तीसरा पक्ष, वर्ल्ड बैंक। यह अमेरिका स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था थी जो चाहता था कि दक्षिण एशिया में स्थिरता बनी रहे। वर्ल्ड बैंक ने प्रस्ताव रखा, क्यों न दोनों देश अपनी नदियों को बांट लें। 1952 से बातचीत की शुरुआत हुई। भारत का पक्ष था, पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भारत की सीमा से निकलती है, तो इन पर हमारा संप्रभु अधिकार होना चाहिए। पाकिस्तान ने कहा, अगर आपने पानी रोक दिया तो हमारा पूरा कृषि तंत्र खत्म हो जाएगा। ऐसे में शुरू हुआ एक दशक लंबा कूटनीतिक मैराथन। 1954 में वर्ल्ड बैंक ने एक प्रस्ताव रखा, पूर्वी नदियां भारत को मिले पश्चिमी नदियां। पाकिस्तान को यह प्रस्ताव भारत को तो सही लगा, लेकिन पाकिस्तान नाखुश था। उसे डर था कि भारत पश्चिमी नदियों का स्रोत अपने पास रखकर भविष्य में पानी रोक सकता है। बात कई बार टूटी, कई बार जुड़ी। भारत का नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, शांत लेकिन दृढ़ प्रधानमंत्री, और पाकिस्तान की तरफ से थे जनरल अय्यूब खान, फौजी सोच वाला राष्ट्रपति जो भरोसे से ज्यादा ताकत में विश्वास करता था। आखिरकार 19 सितंबर 1960 को कराची में इतिहास रच गया। इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए पंडित नेहरू, अय्यूब खान और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष यूजीन ब्लैक की मौजूदगी में। ये एक असाधारण समझौता था, क्योंकि ये दुनिया की सबसे जटिल जल संधियों में से एक बनी। इसके प्रमुख प्रावधान थे, भारत को मिली पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज। पाकिस्तान को मिली पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब। भारत को पश्चिमी नदियों में सीमित उपयोग की अनुमति, जैसे कि हाइड्रो पावर, सिंचाई और घरेलू जरूरतों के लिए, लेकिन बिना स्टोरेज किए या बहाव रोके। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण पहलू था, वित्तीय सहायता। भारत ने पाकिस्तान को करीब $8 करोड़ दिए ताकि वह अपने लिए नई नहरें और डैम बना सके। वर्ल्ड बैंक और अन्य पश्चिमी देशों ने भी योगदान दिया। यानी ये एक तकनीकी, राजनीतिक और आर्थिक समझौता था, तीनों स्तरों पर अभूतपूर्व। यह संधि बनी दुश्मन देशों के बीच, लेकिन विश्वास की एक नदी की तरह बहती रही। आने वाले वर्षों में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, 1965, 1971, 1999, फिर भी यह संधि कभी टूटी नहीं। यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। संधि तो हो गई थी, लेकिन क्या विवाद खत्म हुए? जवाब है नहीं। असल में इंडस वाटर ट्रीटी के सबसे कठिन पहलू शुरू हुए संधि के बाद, क्योंकि जहां पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का अधिकार मिला था, वहीं भारत को भी कुछ सीमित उपयोग की इजाजत मिली थी, जैसे कि रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, सीमित सिंचाई और घरेलू इस्तेमाल। लेकिन इस सीमित का मतलब किसने तय करना था? यहीं से शुरू हुआ दशकों लंबा पानी का विवाद। 1970 के दशक में भारत ने जम्मू कश्मीर में सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू किया। पाकिस्तान ने इसका विरोध किया, कहा कि इससे सिंधु जल संधि का उल्लंघन होगा। भारत ने समझौता किया, डैम के कुछ डिजाइन में बदलाव किए। 1980 में दोनों देशों ने आपसी सहमति से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। ये एक मिसाल बना कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो विवाद बातचीत से हल हो सकते हैं। लेकिन ये शांति ज्यादा लंबी नहीं चली। 2005 में भारत ने बनाया बगलिहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट,
चिनाब नदी पर पाकिस्तान ने फिर आपत्ति जताई। कहा कि भारत पानी जमा करने की सीमा से ज्यादा स्टोरेज बना रहा है। यह विवाद इतना बढ़ा कि पाकिस्तान ने इसे वर्ल्ड बैंक के पास मध्यस्थता के लिए भेज दिया। वर्ल्ड बैंक ने एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त किया, जिन्होंने भारत के पक्ष में फैसला दिया। उन्होंने कहा, भारत ने जो किया है वह संधि के तहत वैध है। पाकिस्तान को यह फैसला पचाना मुश्किल था और इस दिन के बाद से पाकिस्तान को यह डर सताने लगा कि भारत कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। फिर आया एक और बड़ा विवाद, किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये झेलम की सहायक नदी पर था, जो पाकिस्तान में जाकर नीलम नदी बनती है। भारत ने पानी को डाइवर्ट कर लिया अपने डैम के लिए। पाकिस्तान का कहना था, ये सीधा सीधा हमारी नदी की दिशा बदलना है। मामला पहुंचा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, हेग, नीदरलैंड। कोर्ट ने 2013 में फैसला दिया। भारत को प्रोजेक्ट पूरा करने की इजाजत मिली, लेकिन उसे न्यूनतम बहाव बनाए रखना होगा ताकि पाकिस्तान की नदी सूख न जाए। ये निर्णय दोनों पक्षों के लिए आंशिक जीत और आंशिक हार था। भारत का कहना है, हमने कभी संधि का उल्लंघन नहीं किया। हम सिर्फ अपनी नदियों पर वो उपयोग कर रहे हैं जिसकी हमें संधि में अनुमति है। वहीं पाकिस्तान बार बार यह दावा करता है, भारत धीरे धीरे हमारे हिस्से का पानी रोकने की कोशिश कर रहा है। खासकर जब भारत नए प्रोजेक्ट्स घोषित करता है, जैसे पकलदूल, रतले और ऊजो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, पाकिस्तान तुरंत आपत्ति दर्ज कराता है। इन आपत्तियों की वजह सिर्फ तकनीकी नहीं है, वे राजनीतिक और रणनीतिक भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान जानता है पानी की कमी उसका सबसे बड़ा खतरा है और अगर भारत ने कभी इस संधि को हथियार बना लिया तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। 14 फरवरी 2019 एक तारीख जिसने पूरे भारत को हिला दिया। पुलवामा आतंकी हमला, जिसमें भारत ने अपने 40 सीआरपीएफ जवान खो दिए। पूरा देश गुस्से से उबल उठा। सरकार से जवाब मांगा गया, अब क्या होगा? और जवाब आया, सिर्फ तोपों से नहीं, पानी से भी बदला लिया जाएगा। हमले के कुछ ही दिन बाद भारत के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया, हम पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी की एक एक बूंद रोक लेंगे। और यहीं से शुरू हुई एक नई रणनीतिक सोच, वाटर वॉरफेयर। यह शब्द पहले पाकिस्तान कहता था, लेकिन अब भारत के लहजे में भी वही सख्ती आ चुकी थी। सवाल ये उठा, क्या भारत वाकई पाकिस्तान का पानी रोक सकता है? जवाब है, तकनीकी रूप से हाँ, क्योंकि भारत के पास है पश्चिमी नदियों के स्रोत, इंजीनियरिंग क्षमता और संधि की अनुमति के अंदर कुछ निर्माण अधिकार। भारत अगर चाहे तो डैम बना सकता है, पानी डाइवर्ट कर सकता है, सीमित स्टोरेज कर सकता है, लेकिन पूरी तरह पानी रोकना वो संधि का उल्लंघन होगा और अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा करेगा। इसलिए भारत ने नया रास्ता चुना, पाकिस्तान को दी जा रही अतिरिक्त पानी की आपूर्ति को रोकना। पुलवामा के बाद भारत ने यू मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया। ये रावी नदी पर बनाया जा रहा था। रावी जो पूर्वी नदी है, पूरी तरह भारत की, लेकिन इसका कुछ पानी पाकिस्तान की ओर बह जाता था। भारत ने फैसला किया, अब ये पानी हम जम्मू और पठानकोट जैसे इलाकों में इस्तेमाल करेंगे। इससे पाकिस्तान को मिलने वाला अतिरिक्त पानी बंद हो गया। ये कोई संधि उल्लंघन नहीं था, लेकिन संदेश साफ था, अब हम हर बूंद की कीमत जानते हैं। भारत की रणनीति अब 2 मोर्चों पर चल रही थी, तकनीकी मोर्चा, नए प्रोजेक्ट्स, नई संरचनाएं, मनोवैज्ञानिक मोर्चा, पाकिस्तान को यह एहसास दिलाना कि अगर आपने सीमा पार की तो हम आपके खेतों की प्यास से जवाब देंगे। यानी अब पानी सिर्फ जीवन नहीं, एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का हिस्सा बन चुका था। भारत जानता है पाकिस्तान की 90% सिंचाई पश्चिमी नदियों पर निर्भर है। अगर भारत प्रोजेक्ट्स की रफ्तार बढ़ा दे तो पाकिस्तान को धीमी लेकिन स्थायी चोट लग सकती है, और यही सबसे खतरनाक रणनीति होती है, धीमा जहर, बिना गोली चलाए। पाकिस्तान ने इसे वाटर टेररिज्म कहा। उसने संयुक्त राष्ट्र और वर्ल्ड बैंक में शिकायत की, लेकिन संधि में भारत जो कर रहा था वह कानूनी दायरे में था। यानी भारत ने दुनिया को संदेश दिया, हम संधि का सम्मान करते हैं, लेकिन अब हमारी रखरखाव की नीति बदल रही है। अब कोई बूंद बेकार नहीं जाएगी। 60 साल से ज्यादा हो चुके हैं और इंडस वाटर ट्रीटी आज भी जिंदा है।
एक ऐसी संधि जो दो परमाणु शक्तियों के बीच भी 3 युद्धों, सर्जिकल स्ट्राइक्स और बालाकोट जैसे हमलों के बावजूद नहीं टूटी। लेकिन सवाल अब ये है, क्या ये संधि आने वाले समय में टिक पाएगी या फिर ये भी इतिहास बन जाएगी? दुनिया में आज तक कोई और ऐसी संधि नहीं बनी जो इस तरह दो शत्रु देशों के बीच इतने लंबे समय तक चली हो। यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक और कई वैश्विक संस्थाओं ने इसे एक मॉडल एग्रीमेंट माना जो दिखाता है कि जल जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी संवाद और सहमति से समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन अब यह संतुलन डगमगाने लगा है। भारत कहता है, हमने संधि का पालन किया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान कहता है, भारत हमें सूखा मार देना चाहता है। दोनों देशों में राजनीतिक नेतृत्व भी आक्रामक हो चुका है और यही संधि के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि संधियां सिर्फ कागज पर नहीं चलती, नेताओं की नीयत और जनता के भरोसे पर चलती हैं। और आज ये भरोसा दरकने लगा है। कई रिपोर्ट्स कहती हैं, भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 2023 में भारत ने वर्ल्ड बैंक को पत्र भेजकर कहा, हम पंचाट की प्रक्रिया से सहमत नहीं हैं, हमें मध्यस्थता चाहिए। यानी भारत अब सिर्फ नियम नहीं पढ़ रहा, वो उन्हें दोबारा लिखवाना चाहता है। और अगर पाकिस्तान फिर आतंकवाद की राह पर चलता रहा तो भारत के पास राजनीतिक दबाव भी होगा और शायद जन समर्थन भी इस संधि को तोड़ने के लिए। लेकिन क्या इससे समस्या हल होगी या नया संकट खड़ा होगा? सच्चाई ये है, जल संकट आने वाले वर्षों में और बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज की वजह से नदियों का प्रवाह घट रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और मानसून अनिश्चित हो रहा है। यानी लड़ाई सिर्फ भारत पाकिस्तान की नहीं है, ये लड़ाई होगी हर देश की, हर राज्य की, हर व्यक्ति की। पानी के लिए ऐसे में विकल्प दो हैं, या तो हम एक नया रास्ता ढूंढें, सहयोग, डेटा शेयरिंग और जल संवर्धन का, या फिर हम एक नई लड़ाई छेड़ें जो शायद सिर्फ खेत नहीं पूरी सभ्यता को सूखा बना दे। पानी जो जीवन का स्रोत है, अब एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। इंडस वाटर ट्रीटी एक दस्तावेज नहीं, एक सवाल है, क्या हम पानी को जोड़ने वाली नदी बनाएंगे या बांटने वाली दीवार?